Evening, dear students. It's Former Friends classes. As you know that I am Sanjay Rajak and today's topic is mechanism of enzyme action. देखिए, आपके बी फार्मा सेकेंड सेमेस्टर के फिफ्थ यूनिट सेकेंड सेमेस्टर में बायोकेमिस्ट्री में फिफ्थ यूनिट में एंजाइम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और एंजाइम में सेकेंड टॉपिक जो आपका आता है, फर्स्ट तो आपका इंट्रोडक्शन और क्लासिफिकेशन हो जाता है। सेकेंड टॉपिक जो आपका आता है, सेकेंड टॉपिक आ जाता है मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। अब जब मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन की बात करते हैं हम लोग, तो मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन में अक्सर स्टूडेंट थोड़ी सी गलती कर देते हैं। गलती क्या होता है? मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन आपका सीधा सीधा 10 नंबर या 15 नंबर का क्वेश्चन जो भी बनता है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन रहता है, राइट, एक्सप्लेन अबाउट मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। अब आप उसमें करते क्या हो? आप थ्योरी लिख के चले आते हो। मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन की 3 थ्योरी है, तीनों थ्योरी आप छाप के चले आते हो। लेकिन 3 थ्योरी नहीं, इसमें 4 हेडिंग आती है और चारों हेडिंग आपको कंप्लीटली लिखना होता है। अब ये चारों हेडिंग होती कौन कौन सी हैं, इनके बारे में बात करते हैं। देखिए, सबसे पहला आपका आ जाता है फर्स्ट वन, एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, एक एक करके सबकी बात करने वाले हैं हम लोग। एक्टिवेशन एनर्जी, आपको पता है एंजाइम वर्क कैसे करता है? किसी भी रिएक्शन की, केमिकल रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है, कई गुना बढ़ा देता है। एंजाइम जनरली वर्क्स टू इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट इन्वॉल्विंग इन द रिएक्शन। रिएक्शन में इन्वॉल्व हुए बिना ये क्या करते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देते हैं। तो एक्टिवेशन एनर्जी पे इनका क्या काम होता है? एंजाइम्स ऑलवेज डिक्रीजेस द अमाउंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी या फिर रिक्वायर्ड एक्टिवेशन एनर्जी। जो रिक्वायर्ड एक्टिवेशन एनर्जी होती है, ज्यादा एनर्जी जहां चाहिए होती है, एंजाइम क्या करते हैं? उसको डिक्रीज कर देते हैं, कम कर देते हैं। यही एक्टिवेशन एनर्जी पे इनका काम होता है। एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कल कि एक माउंटेन है, ठीक, इस माउंटेन पे ट्रेन को जाने के लिए ढेर सारी एनर्जी की जरूरत है या नहीं? 4 डब्बे लगा के बेचारा ट्रेन चढ़ेगा पहाड़ पे। लेकिन यहीं पे अगर एक छोटा सा टनल बना दिया जाए, ठीक है, एक छोटी सी सुरंग बना दी जाए, इस सुरंग से ट्रेन आसानी से पास हो जाएगी। अब यहाँ पे ऐसे आप समझिए, कोई भी वर्क करने के लिए, ये टनल और माउंटेन हटा देते हैं हम, ठीक है, कोई भी वर्क करने के लिए हमारा क्या है? ये है ग्राउंड स्टेट, ठीक है, या फिर आप इसको बोल सकते हैं स्टार्टिंग पॉइंट, एक्टिवेशन पॉइंट, कुछ भी आप बोल सकते हैं। एक्टिवेशन पॉइंट बोल सकते हैं, ग्राउंड स्टेट बोल सकते हैं। तो इस काम को करने के लिए जो हमको एनर्जी चाहिए होती है, रिक्वायर्ड एनर्जी हमको इतनी चाहिए। ये क्या है? रिक्वायर्ड एनर्जी, एनर्जी विदाउट एंजाइम, ठीक है, बिना एंजाइम के हमको इतनी एनर्जी चाहिए। लेकिन यहीं पे जब हम एंजाइम का यूज कर लेते हैं, तो हमको कितनी एनर्जी की जरूरत है? केवल इतनी एनर्जी में हमारा काम हो जा रहा है। ये क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी विथ एंजाइम। ये क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी कर देता हूं, एक्टिवेशन एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम। तो किसी भी रिएक्शन को करवाने के लिए बिना एंजाइम का हमको कितनी एनर्जी की जरूरत है? इतना सारा एनर्जी की जरूरत पड़ रही है। लेकिन वहीं जब एंजाइम का यूज हम कर देते हैं, तो हमको कितना, बस ये थोड़ा सा एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो पहली हेडिंग जो आपकी आती है एक्टिवेशन एनर्जी, इसमें आप क्या लिख सकते हैं कि एंजाइम्स डिक्रीजेस द एक्टिवेशन एनर्जी, या फिर एंजाइम रिक्वायर्स लोअर एक्टिवेशन एनर्जी, आप ऐसे लिख सकते हैं। एंजाइम्स डिक्रीजेस या फिर रिक्वायर्ड लोअर एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। पहला ही पॉइंट आपका यही बनता है कि एंजाइम्स रिक्वायर्ड लोअर एनर्जी या फिर लोअर एक्टिवेशन एनर्जी। या फिर आप इसी बात को लिख सकते हैं कि एंजाइम्स डिक्रीजेस एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड, ठीक।
दोनों तरीके से आप लिख सकते हैं, एंजाइम डिक्रीजेस एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड या फिर एंजाइम रिक्वायर्ड लोअर एक्टिवेशन एनर्जी। किसी भी रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए एंजाइम क्या करेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी की अमाउंट को कम कर देंगे, कम एक्टिवेशन एनर्जी में काम कर देंगे। जहां हमको ढेर सारी एनर्जी की जरूरत पड़ रही थी वहां कम एनर्जी में काम हो जाएगा। आप ऐसे सोचिए कि पहले खेत जोतने के लिए लोग क्या करते थे, बैल का यूज करते थे, हल का यूज करते थे। एक बैल चलता रहता था, दिन भर में शायद एक आध खेत जोत पाते थे। आज के टाइम पे क्या आ गया, ट्रैक्टर एक साथ 9 हल लेके चल रहा है, ठीक है ना, तो जल्दी जल्दी काम हो जा रहा है। तो यहाँ पे ट्रैक्टर किसका काम कर रहा है, मशीनरी किसका काम कर रही है, एंजाइम का काम कर रही है, कम एनर्जी में या फिर कम समय में ज्यादा काम कर दे रहा है। एक एग्जांपल देता हूं, अगर मशीनरी वाला ना समझ में आया हो, ना मेल खा रहा हो, आप अगर कोई फायर लेते हैं कोई भी वुड लेते हैं, उसको जलाना है, लकड़ी ले रहे हैं आप, लकड़ी को जलाना है, तो लकड़ी को आप माचिस मारते रहिए देर तक, जल्दी से नहीं जलेगा। लेकिन वहीं पे आप माचिस की जगह थोड़ा सा केरोसिन ले लीजिए, तुरंत जल जाएगा। तो केरोसिन यहाँ पे किसका काम कर रहा है, केरोसिन आपका एंजाइम की तरह वर्क कर रहा है। तो एंजाइम भी कुछ ऐसे ही वर्क करता है, कम अमाउंट में ट्रांजिशन स्टेट। अब ये ट्रांजिशन स्टेट क्या होता है, ट्रांजिशन स्टेट का मतलब क्या होता है, जब कोई भी एंजाइम सबस्ट्रेट से मिलता है तो सबस्ट्रेट से मिलने के बाद ये क्या बनाता है, प्रोडक्ट। अब एंजाइम और सबस्ट्रेट मिलकर प्रोडक्ट बना रहे हैं, इनके बीच में एक इंटरमीडिएट स्टेप डेवलप होता है। इस इंटरमीडिएट स्टेप को हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन स्टेट। जैसे आपने ये वाला देखा, ये आपका क्या है, सबस्ट्रेट, ये आपका क्या है, प्रोडक्ट। सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बनेगा, वर्क इस पे कौन करेगा, सबस्ट्रेट प्लस एंजाइम। सबस्ट्रेट प्लस एंजाइम मिलके क्या बनाएंगे, प्रोडक्ट। तो जब सबस्ट्रेट प्लस एंजाइम मिलते हैं तो इनके बीच में एक स्टेप डेवलप होता है, इस स्टेप को हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन स्टेट। कैसे, सबस्ट्रेट प्लस एंजाइम, ट्रांजिशन स्टेट एंड देन प्रोडक्ट। डायरेक्टली एक ही स्टेप में प्रोडक्ट नहीं बन जाता, एक बीच में इंटरमीडिएट स्टेप बनता है। तो ट्रांजिशन को हम क्या बोल सकते हैं, इंटरमीडिएट स्टेप, ठीक है। ट्रांजिशन आपका क्या हो जाता है, इंटरमीडिएट स्टेप। सबस्ट्रेट प्लस एंजाइम मिलके क्या बनाएंगे, ट्रांजिशन स्टेट। आफ्टर दैट आपका क्या बनेगा, प्रोडक्ट। एक एग्जांपल इसका लेता हूं, एक छोटा सा बच्चा है, ठीक है, छोटा सा बच्चा है, उसको उसकी माँ उसका मतलब उसको स्वेटर पहनाती है, ठीक है। अब इस स्वेटर को उतारने के लिए माँ क्या करती है, स्वेटर को पकड़ के खींचती है। जब वो स्वेटर को खींच रही है तो एक स्टेप ऐसा आ रहा है कि ना तो उसका स्वेटर उतर रहा है पूरी तरह से, ना तो उसने पूरी तरह से पहना हुआ है, सर पे फंसा हुआ है, बेचारा, आधे में फंस जाते हैं ना बच्चे, तो फंसा हुआ है। तो ये जो इंटरमीडिएट स्टेप बन रहा है ना, ना तो पूरी तरह से स्वेटर उतरा हुआ है, ना तो पूरी तरह से उसने स्वेटर पहना हुआ है। इस इंटरमीडिएट स्टेप को हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। ट्रांजिशन स्टेट क्या है, सिंपल सा इंटरमीडिएट स्टेट। एक और एग्जांपल लेते हैं, आपने एक क्या लिया, बोरी, ठीक है, ये बोरी पूरी तरह से फुल हुई है, ठीक है, मान लो इसमें क्या है, राइस। अब ये राइस इसमें पूरी तरह से फुल है, ये हमारा क्या हो गया, सबस्ट्रेट। अब इस राइस से हमको क्या करना है, बोरी को खाली करना है, राइस हमको अलग निकालना है। हमने क्या किया, बोरी उठाया और बोरी को पलट दिया, ठीक है। हम यहाँ पे कैसे वर्क कर रहे हैं, एज ए एंजाइम। हमने क्या किया, बोरी को पलट दिया, सबस्ट्रेट प्लस एंजाइम। अब जब हमने बोरी को पलट दिया तो ऐसा तो है नहीं कि एक बार में ही जैसे ही हमने बोरी उठाया पूरा का पूरा राइस जमीन पे आ गया, पूरा का पूरा राइस निकल गया। एक स्टेज ऐसी बनेगी ना, इसमें से आधा राइस नीचे चला जाएगा, आधा इसी में रह जाएगा। तो ये जो आधा वाली इंटरमीडिएट वाली स्टेप बन रही है, इस इंटरमीडिएट स्टेप को हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन स्टेप, ठीक है। ये क्या हो जाता है आपका, ट्रांजिशन। तो सिंपली ट्रांजिशन स्टेप आपका क्या होता है, एंजाइम्स क्रिएट ट्रांजिशन स्टेट टू ब्रिंग प्रोडक्ट।
ट्रांजिशन स्टेट के बिना या फिर ट्रांजिशन स्टेट के बिना प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। तो जितने भी एंजाइम होते हैं, ये एंजाइम की एक्टिविटी होती है या फिर उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है कि वो ट्रांजिशन स्टेट बनाते हैं। तो ठीक है, तो जब थ्योरीज की बात करते हैं हम लोग, तो थ्योरीज में मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन की थ्योरीज में 3 थ्योरी आपकी आ जाती हैं। पहला लॉक एंड की मॉडल। लॉक एंड की मॉडल का दूसरा नाम है, जो दूसरे नाम से हम इसको जानते हैं, फिशर टेम्पलेट थ्योरी। ठीक है, लॉक एंड की मॉडल और फिशर टेम्पलेट थ्योरी। सेकेंड आपका आ जाता है कोसलैंड थ्योरी। कोसलैंड थ्योरी को हम इंड्यूस्ड फिट मॉडल भी बोलते हैं। ठीक है, कोसलैंड थ्योरी या फिर इंड्यूस्ड फिट मॉडल। थर्ड जो आपका आता है सबस्ट्रेट स्ट्रेन थ्योरी। तो यही 3 थ्योरी इसमें बनती हैं। अब इन तीनों थ्योरी को हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, पहली थ्योरी पे देखते हैं। पहली थ्योरी आपकी क्या होती है, लॉक एंड की मॉडल और टेम्पलेट थ्योरी, फिशर टेम्पलेट थ्योरी। लॉक एंड की, आपके नाम में क्या आता है, आपको समझ में क्या आ रहा है? लॉक प्लस की क्या मतलब है? ताला चाबी। जाहिर सी बात है, जिस ताले की चाबी उसी ताले में लगेगी। चाबी जिस ताले की है उसी ताले में लगेगी, दूसरे ताले में नहीं लगेगी, कितना भी आप कोशिश कर लो। ये मॉडल भी यही कहता है कि जो एंजाइम जिस सबस्ट्रेट के लिए बना है उसी सबस्ट्रेट पे वो फिट होगा, दूसरे सबस्ट्रेट पे फिट नहीं होगा, चाहे जो आप कर लो। तो सिंपल सी बात है, लॉक एंड की मॉडल में, लॉक एंड की मॉडल में पहले आपको ऐसे दिखाई देता हूं एग्जांपल इसका। मान लीजिए आपका ये क्या है, एंजाइम है। ठीक है, ये मान लीजिए आपका क्या है, एंजाइम है। अब इस एंजाइम में एक आकार बना हुआ है, तो इसमें फिट होने के लिए जो सबस्ट्रेट चाहिए, सबस्ट्रेट कैसा चाहिए, जस्ट इसी के आकार का हो तभी इसमें फिट होगा। अगर इसके आकार का ना हो तो फिट नहीं होगा। अगर ये दोनों अलग अलग आकार के हो जाए तो फिट नहीं होगा। तो लॉक एंड की मॉडल ये कहता है कि द सरफेस ऑफ एंजाइम या फिर साइट ऑफ एंजाइम इज रिजिड। कैसी होगी ये, हार्ड होगी, रिजिड होगी। इसका एक निश्चित आकार होगा, वो आकार बदलना नहीं है। और उसी आकार पे फिट बैठने वाला सबस्ट्रेट जब तक इसको नहीं मिलेगा तब तक ये प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं करेगा। एंजाइम एंड सबस्ट्रेट ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, ऐसे एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट ये दोनों हैं। अब एंजाइम और सबस्ट्रेट दोनों मिलके बनाएंगे यहाँ पे देखिए दोनों को अलग अलग मैंने दिखा है, एंजाइम एंड सबस्ट्रेट। अब जब दोनों मिल गए तो ये क्या बना रहे हैं, एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट। ये वाला आपका ट्रांजिशन स्टेट भी आप इसको बोल सकते हैं, एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट। और जब एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट मिल गए तब बनेगा आपका क्या, प्रोडक्ट। ठीक, तो पहली थ्योरी आपकी क्या कहती है, लॉग एंड की मॉडल फिशर टेम्पलेट थ्योरी कहती है कि सरफेस ऑफ एंजाइम या फिर एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम इज रिजिड इन अ पर्टिकुलर शेप वेयर द सबस्ट्रेट हैव टू बी फिट विथ अ पर्टिकुलर शेप। जो एंजाइम का शेप है उस शेप के हिसाब से आपके सबस्ट्रेट का भी शेप होना चाहिए, तभी वो उस पर फिट होगा। दूसरे तरह का कोई अगर सबस्ट्रेट आके, दूसरे शेप का कोई सबस्ट्रेट आके इस पे फिट होना चाहे तो वो फिट नहीं हो पाएगा। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज लॉक एंड की मॉडल। जिस ताले की चाबी है उसी ताले में लगेगी, दूसरी चाबी अगर ताले में लगाने की कोशिश की जाए तो नहीं लगेगी। एंजाइम है, एंजाइम का, एंजाइम की जो सरफेस है वो रिजिड है। रिजिड सरफेस पे जब पर्टिकुलर शेप वाला सबस्ट्रेट आएगा, पर्टिकुलर सबस्ट्रेट आएगा, तभी उसका एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट का फॉर्मेशन होगा और इनका बॉन्ड बनेगा और तब जाके प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, ये तो हो जाती है आपकी पहली थ्योरी। अब बात करते हैं हम सेकंड थ्योरी की। सेकंड थ्योरी है आपकी कोसलैंड थ्योरी या फिर इंड्यूस्ड फिट मॉडल। ठीक, फर्स्ट थ्योरी हो गई आपकी, सेकंड थ्योरी की बात करते हैं। देखिए
जब इंड्यूस्ड फिट मॉडल की बात करते हैं, इससे पहले हमने क्या पढ़ा, लॉक एंड की। लॉक एंड की में क्या कह रहा है कि जो एंजाइम की एक्टिव साइट है, एंजाइम की एक्टिव साइट कैसी है, रिजिड है। लेकिन इंड्यूस्ड फिट मॉडल क्या कहता है कि द एंजाइम एक्टिव साइट या फिर द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम इज नॉट रिजिड। पहले ही कह रहा है कि एंजाइम की जो एक्टिव साइट है ये रिजिड नहीं है। मान लीजिए ये इस तरह का आपका एंजाइम है, सबस्ट्रेट आपका कुछ इस तरह का है, ठीक है। ये आपका क्या है, सबस्ट्रेट, ये है एंजाइम। अब एंजाइम की जो ये सरफेस है ये रिजिड नहीं है। ये क्या करेगा कि सबस्ट्रेट जब उस पे जाएगा तो ये एडजस्ट कर लेगा अपने हिसाब से। सबस्ट्रेट यहाँ पे क्या करता है, एडजस्ट कर लेता है। ये आपने बना दिया, ये एंजाइम है आपका, और इस पे आके सबस्ट्रेट क्या करेगा, सबस्ट्रेट ठीक है। सबस्ट्रेट यहाँ पे क्या कर रहा है, सबस्ट्रेट इसमें, सबस्ट्रेट एंजाइम, एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट क्या कर रहा है कि ये इसमें इंड्यूस्ड फिट हो जा रहा है, सीधे जाके क्या कर रहा है, एडजस्ट कर ले रहा है। मतलब इसकी जो सरफेस है वो पूरी तरह से रिजिड नहीं है, चाहे जैसी सरफेस हो एंजाइम जाएगा, एंजाइम अपने अकॉर्डिंग क्या करेगा, उसको एडजस्ट करके उसमें फिट हो जाएगा। इसी वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड फिट। ये इंड्यूसली इसमें फिट हो जाता है। एक एग्जाम्पल इसका लेते हैं कि अगर आप बलून लीजिए और बलून पे आप हैंड प्रेस कीजिए तो हैंड आपका आसानी से उसमें एडजस्ट हो जाएगा। एकदम एग्जैक्ट इसका एग्जाम्पल है। आप बलून लीजिए, बलून में एयर भरी हुई है और आप उस पे हाथ अपना इंड्यूस कीजिए, थोड़ा सा ताकत लगाए तो आपके हाथ का पूरा शेप उस पे बन जाएगा। जस्ट इसी तरह से इसमें क्या है, एंजाइम की सरफेस जो है वो रिजिड नहीं है, और एंजाइम की सरफेस रिजिड ना होने की वजह से इस पे जो सबस्ट्रेट आते हैं वो सबस्ट्रेट आसानी से अपना मॉडल बना लेते हैं, और यहाँ पे हमारा बन जाता है क्या, प्रोडक्ट। ठीक। पहली थ्योरी क्या कहती है कि एंजाइम का जो एक्टिव साइट है वो, एक्टिव सरफेस जो है वो रिजिड है, उसमें मतलब पर्टिकुलर साइप का पर्टिकुलर शेप का ही क्या चाहिए, सबस्ट्रेट। लेकिन सेकंड वाला क्या कहता है, सेकंड थ्योरी आपकी पोस्टलैंड थ्योरी कहती है कि हमारा जो एंजाइम है इसकी सरफेस जो है वो रिजिड नहीं है, इसमें एंजाइम आएगा और आसानी से फिट हो जाएगा, इंड्यूस्ड फिट हो जाएगा, एडजस्ट कर लेगा अपने हिसाब से, और ये एंजाइम इसको एडजस्ट हो जाने देगा। ठीक है, तो इस तरह से आपकी सेकंड थ्योरी हो जाती है। अब आते हैं आपके नेक्स्ट थ्योरी पे। ठीक, ठीक है। तो ये जो सबस्ट्रेट स्ट्रेंथ थ्योरी है, तीसरी थ्योरी जो आपकी आती है, इसको हम क्या बोलते हैं, सबस्ट्रेट स्ट्रेंथ थ्योरी। सबस्ट्रेट स्ट्रेंथ थ्योरी क्या कहती है कि हमारा जो सबस्ट्रेट है ये किसी भी एंजाइम में या फिर एक्टिव साइट पे जाके कन्फर्मेशनल चेंज के साथ स्टेन कर जाता है। आपका ये क्या है, एंजाइम है, ठीक है। ये हमारा क्या है, सबस्ट्रेट है, ठीक। ये आपका क्या हो गया, सबस्ट्रेट, ये एंजाइम। अब इस एंजाइम की जो सरफेस है, जो एक्टिव साइट है वो रिजिड नहीं है, ये हमारा सबस्ट्रेट क्या करेगा कि इसमें जाके स्टेन कर जाएगा। ये इसमें क्या करेगा, स्टेन कर जाएगा, सबस्ट्रेट एंजाइम, एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट, और इधर बन रहा है आपका प्रोडक्ट। ठीक है। तो जो तीसरी थ्योरी है आपकी, जो सबस्ट्रेट स्ट्रेन थ्योरी है, ये कहती है कि सबस्ट्रेट हमारा जो भी है वो एंजाइम के साथ जाके सबस्ट्रेट क्या करता है कि स्टेन कर जाता है विथ कन्फर्मेशनल चेंज। ये एंजाइम के एक्टिव साइट में कन्फर्मेशनल चेंज करेगा, और कन्फर्मेशनल चेंज करने के बाद उसमें स्टेन करेगा, जुड़ जाएगा।
पूरी तरह से ये नहीं जुड़ पाता है, यही अंतर होता है सेकंड थ्योरी में और थर्ड थ्योरी में। सेकंड थ्योरी आपकी कहती है कि जो सबस्ट्रेट है वो कन्फॉर्मेशनल चेंज करने के बाद एंजाइम के साथ प्रॉपर्ली फिट हो जाता है, इंड्यूस्ड फिट हो जाता है, लेकिन ये फिट नहीं हो रहा है, ये स्ट्रेन हो जा रहा है। फिट होने में और स्ट्रेन होने में क्या अंतर समझ में आ रहा है आपको? फिट होने का मतलब ये बॉक्स है, ये बॉक्स है, दोनों एक दूसरे पे एकदम प्रॉपर बैठ गए, फिट हो गए। ये बॉक्स है, ये बॉक्स है। अब जब इस बॉक्स को इस बॉक्स पे रखा जाएगा तो क्या होगा? ऐसे रख दिया गया। अब ये भी इसके साथ लगा हुआ तो है, जुड़ा है, लेकिन क्या हम इसको फिट बोल सकते हैं? इंड्यूस्ड फिट है? नहीं है ना, केवल इसके कुछ पॉइंट इसमें मिल रहे हैं। दिस वन इज नोन एज स्ट्रेन। तो यहाँ पे ये क्या करता है? कन्फॉर्मेशनल चेंज करता है और स्ट्रेन कर जाता है, इसलिए इस थ्योरी को क्या बोलते हैं? सबस्ट्रेट स्ट्रेन थ्योरी। तीसरी थ्योरी आपकी यही कहती है कि एंजाइम द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम इज नॉट रिजिड एंड द सबस्ट्रेट गेट स्ट्रेन विथ एंजाइम विथ कन्फॉर्मेशनल चेंजेस। अब जब ये कन्फॉर्मेशनल चेंजेस होते हैं तो इनका एनर्जी लेवल बढ़ जाता है। एनर्जी लेवल बढ़ने की वजह से एक्टिवेशन एनर्जी, रिक्वायर्ड एनर्जी जो होती है वो कम हो जाती है और हमारा प्रोडक्ट बन जाता है। ये हो जाती है तीसरी थ्योरी। ठीक है, अब तीसरी थ्योरी के बाद जब ये तीनों थ्योरी हो जाती है तब हम चलते हैं किस पे? चौथी हेडिंग पे। ठीक है, ठीक है, तो चौथी हेडिंग जो आपकी आ जाती है मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन में, वो आ जाती है कैटालिसिस। इसके पहले आपने क्या पढ़ा? एक्टिवेशन एनर्जी, ट्रांजिशन स्टेट, थ्योरीज, तीनों थ्योरी हो गई। थ्योरी के बाद आपका आ जाता है कैटालिसिस। ठीक है, अब जब कैटालिसिस की बात करते हैं तो कैटालिसिस भी आपका चार तरह का हो जाता है। अब इन चारों में पहला आ जाता है आपका एसिड बेस कैटालिसिस। देखिए एसिड बेस कैटालिसिस क्या कहता है? दीज आर एसिडिक एंड बेसिक ग्रुप्स at the active site and they attach to substrate and bring about formation of electron substrate complex। सिंपल सी बात है, आपका जो एक्टिव साइट है, एक्टिव साइट पे एसिडिक और बेसिक ग्रुप होते हैं, कुछ एसिडिक और बेसिक ग्रुप होते हैं। ये दोनों ग्रुप क्या करते हैं कि एक दूसरे से अटैच होते हैं या फिर सबस्ट्रेट से अटैच होते हैं। सबस्ट्रेट से अटैच होने के बाद इलेक्ट्रॉन सॉरी आपका एंजाइम और सबस्ट्रेट का कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। एक ऐसे स्ट्रक्चर इसका देख लीजिएगा कि जैसे आपका ये क्या है? एक्टिव साइट। ठीक है, ये क्या है आपका? एक्टिव साइट। तो इस पे एक तरफ क्या है? एसिडिक ग्रुप और एक तरफ बेसिक ग्रुप, एसिड बेस, एसिड बेस। और ये दोनों मिलके यहाँ पे क्या बनाते हैं? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। एसिड और बेस, एसिड बेस मिलकर क्या बनाते हैं? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। इसी को क्या हम बोलते हैं? एसिड बेस कैटालिसिस। जब एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनने के बाद इनके जो बॉन्ड्स होते हैं वो बॉन्ड्स टूटते हैं और जो सब्सटेंस होता है उसका कैटालिसिस होता है, तब जाके हमें प्रोडक्ट मिलता है। तो पहली कैटालिसिस आपकी क्या हो जाती है? एसिड बेस कैटालिसिस। दीज आर एसिडिक एंड बेसिक ग्रुप्स एट द एक्टिव साइट एंड अटैच टू द सबस्ट्रेट एंड ब्रिंग अबाउट फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं जो दूसरी आपकी कैटालिसिस आती है, दूसरी कैटालिसिस की बात करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो सेकंड जो आपकी कैटालिसिस आ जाती है, सेकंड कैटालिसिस हो जाती है कोवेलेंट कैटालिसिस। अब कोवेलेंट कैटालिसिस में क्या होता है कि इसमें देखिए सिंपली कुछ पॉजिटिवली चार्ज और कुछ निगेटिवली चार्ज आयंस होते हैं। ठीक है, ग्रुप्स होते हैं, आयंस बोलिए या फिर ग्रुप्स बोलिए, और होते कहाँ पे हैं? साइट ऑफ एंजाइम। ठीक है, ये एंजाइम की जो एक्टिव साइट है, एंजाइम की एक्टिव साइट पे कुछ पॉजिटिवली चार्ज ग्रुप होंगे, कुछ निगेटिवली चार्ज ग्रुप होंगे, और दोनों ग्रुप एक दूसरे से अटैच होने के बाद, सबस्ट्रेट से अटैच होने के बाद, सबस्ट्रेट से अटैच होंगे और अटैच होने के बाद फॉर्मेशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं। और जब कोवैलेंट बॉन्ड बनता है तो ये कोवैलेंट बॉन्ड कैटालिसिस को प्रमोट करता है। कोवैलेंट बॉन्ड बनने की वजह से कैटालिसिस होती है। सिंपल सा इसका भी जस्ट उसी तरह स्ट्रक्चर आप ऐसे बना के देख लीजिए कि ये आपके क्या है? पॉजिटिव और ये निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव। ठीक, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव। तो कुछ पॉजिटिवली और निगेटिवली चार्ज क्या है? ग्रुप्स हैं जो अटैच है कहाँ पे? एक्टिव साइट ऑफ
एंजाइम, एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम, एंजाइम के एक्टिव साइट पे अटैच हैं और ये दोनों अटैच होते हैं किससे, सबस्ट्रेट से। सबस्ट्रेट से अटैच होने के बाद ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे और इन कोवेलेंट बॉन्ड की वजह से कैटालिसिस होगी। There are positively charged and negatively charged groups to the active site of enzyme that attach to the substrate to bring about formation of covalent bond and bring catalysis। सिंपल सा, ठीक है। कोवेलेंट बॉन्ड में पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज ग्रुप्स हैं जो कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं सबस्ट्रेट के साथ मिलकर। सबस्ट्रेट के साथ मिलकर जब कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे तो ये कोवेलेंट बॉन्ड क्या करते हैं, कैटालिसिस कर होती है इनकी वजह से, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम अगली कैटालिसिस की, ठीक है। अरे यार, ठीक है। तो जो लास्ट आपका आ जाता है, सॉरी अभी इसके बाद एक और है, इसको बोलते हैं प्रॉक्सिमेटिक इफेक्ट्स या फिर प्रॉक्सिमेटिक इफेक्ट को ही एक और नाम से हम लोग जानते हैं, इसको एंट्रोपी इफेक्ट भी बोलते हैं। इफेक्ट ऑफ एंट्रोपी, इफेक्ट ऑफ एंट्रोपी। अब इसमें आपको कुछ याद नहीं रखना है, इसमें आप एक वर्ड याद रखो, मोर मोर मोर। क्यों? प्रॉक्सिमेटिक इफेक्ट क्या कहता है, मोर कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, मोर कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम, मोर विल बी द एनकाउंटर। ज्यादा आपका सबस्ट्रेट होगा, ज्यादा एंजाइम होगा, ज्यादा एनकाउंटर करेगा, और जब ज्यादा एनकाउंटर करेगा तो ज्यादा तेजी से रिएक्शन होगा। चीजें जब ढेर सारी होंगी, ज्यादा होगा, ज्यादा तेजी से एनकाउंटर करेगा, ज्यादा तेजी से रिएक्शन होगा, और ज्यादा तेजी से रिएक्शन होगा तो जल्दी हो जाएगा, ठीक है ना। मोर will be the product formation, एकदम सिंपल सा है। मोर कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, मोर कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम, मोर विल बी द एनकाउंटर टू द सबस्ट्रेट एंड एंजाइम, मोर विल बी द प्रोडक्ट फॉर्मेशन, जल्दी से प्रोडक्ट बन जाएगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, जब सारी चीजें इंक्रीज अमाउंट में होंगी तो जल्दी रिएक्शन हो जाएगा, स्पीड में रिएक्शन हो जाएगा, और इस इफेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रॉक्सिमेटिक इफेक्ट या फिर इफेक्ट ऑफ एंट्रोपी। प्रॉक्सिमल इफेक्ट उसका मतलब ही होता है ज्यादा, अप्रोक्सीमेटली नहीं, प्रॉक्सिमेटली यहाँ कह रहा है, अप्रोक्स की बात नहीं कर रहा, प्रॉक्स की बात कर रहा। प्रॉक्सिमेटिक इफेक्ट मतलब ज्यादा, ठीक है। नेक्स्ट जो सबसे लास्ट आ जाता है, अब सबसे लास्ट वाले की बात करते हैं, ठीक, इसको हटा, ठीक है। सबसे लास्ट जो आपका कैटालिसिस आ जाता है वो कैटालिसिस हो जाता है सबस्ट्रेट स्ट्रेन कैटालिसिस। सबस्ट्रेट स्ट्रेन कैटालिसिस में ये होता है कि जब हमारा स्ट्रेन आपका होता है, तो स्ट्रेनिंग वाली प्रोसेस में होता यह है कि ड्यू टू द कन्फॉर्मेशनल चेंजेस द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम आल्सो गेट स्ट्रेन। एंजाइम की जो एक्टिव साइट होती है वो भी स्ट्रेन हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो सबस्ट्रेट होता है वो क्या करता है, स्ट्रेन होता है, और स्ट्रेन होने के बाद फिट हो जाता है, स्ट्रेन फिट होता है। तो इसकी वजह से एंजाइम का जो एक्टिव साइट होता है वो भी स्ट्रेन हो जाता है, और एंजाइम का एक्टिव साइट स्ट्रेन होने की वजह से एनर्जी लेवल जो होता है इंक्रीज हो जाता है, और जाहिर सी बात है जब एनर्जी लेवल इंक्रीज होगा तो आपका रिएक्शन तेजी से हो जाएगा। एंजाइम का काम क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा देता है, तो जब एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। तो इस कैटालिसिस को हम क्या बोलते हैं, सबस्ट्रेट स्ट्रेन कैटालिसिस। ड्यू टू द कन्फॉर्मेशनल चेंजेस द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम आल्सो गेट स्ट्रेन एंड एनर्जी लेवल गेट इंक्रीज, ठीक है। ये लास्ट हो जाता है, यहां से कंप्लीट होता है आपका मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। एक बार फिर से पूरा रिकॉल कर देता हूं। सबसे पहले आपको क्या करना है, पहली हेडिंग आपकी, इसको थोड़ा मिटा दे, पहली हेडिंग आपकी एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी में क्या करता है एंजाइम, इसको लोअर करता है, कम एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत होती है। सेकेंड आ जाता है आपका ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। ट्रांजिशन, SITION, SITION, ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट बोले तो इंटरमीडिएट स्टेट, ठीक है। थर्ड आपका आ जाता है थ्योरी, THEORYRIES, थ्योरीज। अब थ्योरीज की जब बात करते हैं तो थ्योरीज में आपकी तीन थ्योरी आ जाती हैं, लॉक एंड KEY, ठीक है। इंड्यूस्ड फिट, पहली, दूसरी, तीसरी थ्योरी आपकी आ जाती है स्ट्रेन, ठीक है, स्ट्रेन फिट
थ्योरी, ठीक। अब इन थ्योरी में होता क्या है, रिजिड साइट ऑफ एंजाइम, नॉन रिजिड साइट ऑफ एंजाइम, इंड्यूस्ड फिट। थर्ड वाला जो है कंफर्मेशनल चेंज, मेशनल चेंज, कंफर्मेशनल चेंज विथ स्ट्रेन, कंफर्मेशनल चेंज विथ STRA, कंफर्मेशनल चेंज विथ स्ट्रेन। तो ये तीनों आपकी हो जाती है थ्योरी। चौथी हेडिंग जो आपकी आ जाती है, ये आ जाती है कैटालाइसिस, कैटालिसिस। तो कैटा एसिड बेस कैटालिसिस, दूसरा कोवेलेंट कैटालिसिस, ठीक है। तीसरा आ जाता है आपका प्रॉक्सिमल इफेक्ट या फिर प्रॉक्सिमेट इफेक्ट, और चौथा आपका आ जाता है सबस्ट्रेट स्ट्रेन, सबस्ट्रेट स्ट्रेन। तो इस तरह से ये पूरा हो जाता है आपका मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। और इतनी चीजें आपको एक्सप्लेन करनी पड़ती है मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन में, केवल थ्योरी लिखने से काम नहीं चलता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।